नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं वरुणा। कर एक ऐसा साधन जो किसी भी देश की सरकार एवं कानून को मूर्त रूप प्रदान करता है, क्योंकि कराधान ही सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। सभी देश अपने अपने नियमों के अनुसार अपने नागरिकों से कर की वसूली करते हैं और उसका उपयोग राष्ट्र की उन्नति में होता है। कर सामान्यतः दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अप्रत्यक्ष कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। साथ ही साथ आज सेंट्रल एक्साइज डे भी है। इस विषय पर भी हम अपने एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं मैडम पूनम ठाकुर जी का, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज हिमाचल प्रदेश सरकार में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद वरुणा जी। सभी दर्शकों को पूनम ठाकुर का सादर नमस्कार। जी मैम, प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे क्योंकि आज 24 फरवरी है और सेंट्रल एक्साइज डे भी है, तो आखिर हमारे दर्शकों को बताएं कि सेंट्रल एक्साइज डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। जी, जैसे कि 24 फरवरी आज के दिन को सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद और जो नमक अधिनियम था उसको पारित किया गया था। इस अधिनियम में बदलाव लाए गए थे और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंदर ये बहुत बड़ा एक सुधार था। उसके उपरांत 1966 में भी इसमें बदलाव किए गए और इसी दिन को उसका सम्मान करने के लिए, उस दिन को याद करने के लिए 24 फरवरी जो है हर वर्ष सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। जी मैम, बिल्कुल। मैम साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को का मनाने का क्या महत्व है, क्यों इस दिन को इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है? चूँकि ये एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का ही हिस्सा है और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, वैसे तो ये अंग्रेजों के वक्त से ही 1855 से ही इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन साल दर साल जो है इसमें बहुत सारे जो सुधार लाए गए। फिर 1944 में, जैसे मैंने बताया आपको, वो एक मेजर जो था सुधार लाया गया। उसको याद करने के लिए और जो आपका सीबीआईसी में जो ऑफिसर्स हैं, जो एक बोर्ड है जो इसको लागू करता है और इसकी गवर्निंग को देखता है, उन अधिकारियों का जो इसके अंदर प्रयास है, जो योगदान है, उन अधिकारियों के योगदान को भी सम्मानित करने के लिए और इन सब चीज़ों को याद करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। जी मैम, सीबीआईसी की आपने बात की, ये सीबीआईसी क्या है और इसका इनडायरेक्ट टैक्स से क्या नाता है? हाँ जी, सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम ड्यूटी वगैरह। इसको पहले सीबीईसी भी बोलते थे। सीबीआईसी का मतलब है कि जो भी केंद्र के आपके सीमा शुल्क बोर्ड है या आपके केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, और अभी आपका 2017 के बाद जो जीएसटी लागू हुआ, ये जितने भी आपके अप्रत्यक्ष कर की रेगुलेशन है, इन सब को जो है सीबीआईसी ही सारी चीज़ें की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो सीबीआईसी देखता है। जी हाँ जी। और इसका इनडायरेक्ट टैक्स से मैम क्या नाता है? इनडायरेक्ट टैक्स, और जैसे आपने पहले भी बात की, कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर की जितनी भी आपकी फॉर्मुलेशन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, या आपकी जितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो भी आपके यूनियन या स्टेट में जीएसटी आने से बाद और जीएसटी आने से पहले अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जो भी यूनियन या केंद्र सरकार में जो भी उन्होंने लॉ बनाने, कोई गवर्न करने कानून, वो सारी सारी जो नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, एक्ट है, रूल है, वो सब सीबीआईसी ही इसको देखते हैं। जी मैम, ये तो बात रही सीबीआईसी की और सेंट्रल एक्साइज डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, क्योंकि ये हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताओ कि आखिर जीएसटी है क्या? हाँ जी, ये एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो कि बहुत व्यापक गंतव्य आधारित टैक्सेशन सिस्टम है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली ये रिफॉर्म्ड किस्म का वैट कर प्रणाली ही है और जिसे कि 1 जुलाई 2017 से पूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया। ये एक स्वाधीन भारत का सबसे बड़ा कर सुधार है जो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में लगाया गया है और इसके अंदर बहुत सारे आपके अप्रत्यक्ष कर, लगभग 17 किस्म के अप्रत्यक्ष करों को सम्मानित करके इसको लागू किया गया है, केंद्र और राज्य के करों को। हाँ जी मैम, जीएसटी की हम बात करते हैं तो जैसे हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है, सुबह जैसे ही हम अपनी चाय कॉफ़ी कुछ पी लेते हैं तो तभी से जो है जीएसटी पे करना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताओ कि किस तरह से हम पूरा दिन भर जीएसटी पे करते हैं। हाँ जी, चूँकि कर
दो प्रकार के हैं जी। और कर का जो भी भुगतान है, जो इसकी अदायगी है, जी। वो अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो हमारे उपभोक्ता पे, कस्टमर पे ही पड़ता है। तो जैसे कि आपने बात की कि हम चाय कॉफ़ी या सुबह से जब भी हमारी ये दिनचर्या की शुरुआत होती है, जीएसटी उसमें लागू हो जाता है। तो ना केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि आपके होलसेलर, ट्रेडर्स, रिटेलर्स और अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो हैं इस कर की प्रणाली का एक हिस्सा है। लेकिन जो अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स है वो जो भी उसको कंज्यूम करता है, चाहे वो वस्तु है चाहे सेवाएं हैं, तो क्योंकि उपभोक्ता भी अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स है, इसलिए ये आपका कहना बिल्कुल ही स्वाभाविक है और बिल्कुल ये सही मायने में जो अप्रत्यक्ष कर है वो सभी की जीवन यापन का, ये दिनचर्या का जो है एक हिस्सा अपने आप ही बन जाता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, चाहे हम एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, चाहे कॉमन आदमी है, चाहे हम टीचर्स हैं, चाहे हम एक्साइज डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक इंसान, या आपके चाहे दूरदर्शन केंद्र क्यों नहीं है, हर इंसान या हर डिपार्टमेंट या हर व्यवस्था में जो भी है वो गुड्स और सर्विसेज की अदायगी जो है हम अपने दिनचर्या में करते हैं। जी मैम, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। उससे पहले जीएसटी नहीं था, उससे पहले भी सब कुछ कर मतलब किसी ना किसी तरह से अदायगी हो ही रही थी। लेकिन जीएसटी को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ जी, जीएसटी का एक आपने सुना होगा लोगो है, वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। जीएसटी से पहले भी अप्रत्यक्ष कर जो था वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न किस्म की जो दरें होती थी, वैट जो था हर राज्य का अपना अपना होता था। और जैसे ही आप अंतर्राज्य कोई मूवमेंट करते थे, चाहे आप गुड्स की मूवमेंट करते थे, तो आपको विभिन्न राज्यों में अलग अलग किस्म का वैट का जो है वो अदायगी करनी पड़ती थी। आप जैसे इंटरस्टेट मूवमेंट करते थे, आपको एंट्री टैक्स देना पड़ता था, कोई सीएसटी देना पड़ता था, कोई लग्जरी, कोई एंटरटेनमेंट टैक्स। चूंकि इतने सारे कर आपको देने पड़ते थे, कुछ हिडन टैक्सेस होते थे, कुछ सेस देने पड़ते थे आपको, तो इतने सारे करों को सम्माहित करना और उनको एक फॉर्म में जो है करके उसको रिफॉर्म्ड टैक्सेशन सिस्टम लाने की जो थी आवश्यकता जो है वो भारतवर्ष में भी महसूस हुई। और भारतवर्ष से पहले भी बहुत सारे ऐसे हमारे कंट्रीज़ हैं, ऐसी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये रिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम है। इसीलिए भारतवर्ष में भी इसको जो है संशोधन करके जो है कंकरेंट लिस्ट में लाके जो है डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी को लाया गया, ताकि रिफॉर्म सिस्टम को, कर प्रणाली को, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को भारतवर्ष में लाया जाए, ताकि वो जो कर पे कर लगता है, कास्केडिंग इफेक्ट है, उसको कम किया जा सके। जी, हाँ जी। साथ ही बात करना चाहेंगे कि जीएसटी में कितने केंद्रीय कर और कितने राज्य के कर समाहित है? हाँ जी, जीएसटी मुख्यतः 4 प्रकार से है। जैसे आपका अगर इंट्रा स्टेट है, अंतरा राज्य जिसको हम कहते हैं, उसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो केंद्र को कर की अदायगी होती है वो सीजीएसटी, जो राज्य का हिस्सा होता है उसको एसजीएसटी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आपका केंद्र प्रशासित प्रदेश कोई है तो उसमें यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। अगर आपकी इंटर स्टेट है, अंतर राज्य कोई मूवमेंट है, वहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। तो मुख्यतः आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है। और इसकी दरें जो हैं वो एक तो है आपका बिल्कुल नील और एग्जम्प्टेड है, जिस पे कुछ भी नहीं लगता, जो आपकी रोजमर्रा के खान पान है। उसके बाद आपका 5% की दर है, फिर 12%, 18 और 28% जो है वो इसके दरें हैं। हाँ जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो 0% जीएसटी है वो किस पे लगता है और 28% जीएसटी किन किन आइटम्स पे लगता है? 0% का मतलब है कि जैसे ऐसी आपकी रोज़मर्रा की खान पान की वस्तुएं या ऐसी आपके कुछ वस्तुएं या सेवाएं जिनको सरकार ने अधिसूचना जारी करके जो है उनको एग्जाम्प्ट लिस्ट में रखा है। जैसे आपका खुला अनाज है, या आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं, आपकी दूसरी सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन सर्विसेज हैं। और गुड्स में आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा अनाज जो प्री पैकेज, प्री लेवल्ड नहीं है, या आपका ब्रेड है, एग्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, इन आइटम्स को आपने 0 लिस्ट में रखा गया है सरकार ने। और आपके 28% में वो आइटम्स आती हैं जो हाईएस्ट रेट ऑफ स्लैब हैं, जैसे जो डीमेरिट गुड्स हैं, तंबाकू है, पान मसाला है, सिगरेट्स हैं, या आपका सिगार है, या फिर आपकी लग्जरी आइटम्स हैं, कार्स हैं, उनको 28% की कैटेगरी में रखा गया है। जी, 2017 की अगर बात करें तो उसके बाद से लेकर 1 जुलाई 2017 के बाद से लेकर जो है बार बार संशोधन होते रहते हैं, बार बार परिवर्तन किए जाते हैं, करदाताओं के लिए भी आसानी की जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में ही क्या ऐसा संशोधन हुआ है? हाँ जी, जो मुख्य संशोधन हुए हैं आपके 47वीं जो इनकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 18 जुलाई 2022 को, उसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए गए। उसके बाद अभी हाल ही में 49वीं भी
जीएसटी काउंसिल की जी, मीटिंग जी। 18 फरवरी 2023 को हुई, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है अधिसूचनाएं अभी उसमें होना बाकी हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है संशोधन का जो है वो प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। उसके अंदर जैसे कि आपके अगर हम 18 जुलाई 2022 की बात करें तो जैसे पहले कुछ एक आपके होटल्स के रूम्स होते थे, जी। उनको वो 1000 से नीचे के जो रूम्स होते थे उन पे कुछ भी कर नहीं लगता था, जी। लेकिन अब उनको भी कर के प्रावधान में लाया गया है, उन पे 5% की कर की अदायगी होगी। उसी प्रकार से अगर कोई भी हाउस होल्ड आपके रेजिडेंशियल है लेकिन उनको अगर कमर्शियल के लिए रेंट आउट कर दिया गया है, वो भी कर के प्रावधान में उनको लाया गया है। जी। उसी प्रकार से बहुत सारी वस्तु और सेवाओं की दरों को रैशनलाइज किया गया है। जी। हाँ जी, और ट्रेडर फैसिलिटेशन मेजर्स भी उसके अंदर किए गए हैं। हाँ जी। ओके, राहत किस वर्ग को मिली है इसमें? ये जो अभी बैठक हुई थी इसमें राहत किस वर्ग को दी गई है ज़्यादा? जो 49वीं अभी जीएसटी काउंसिल बैठक। की मीटिंग अभी हाल ही में 18 फरवरी 2023 को हुई, जी। उसमें आपने एक राब सुना होगा जी, जो कि हाँ, लिक्विड खुली राब। जैगरी होती जी। है। वो आपके उत्तर प्रदेश और वैसे ही राज्य जो आसपास के राज्य हैं जहाँ पे गन्ने की खेती होती है, जी। तो लिक्विड जैगरी जो गुड़ है उसके ऊपर 18% से उसको बिल्कुल नील रेट ऑफ टैक्स में लाया गया है, लेकिन अगर वो प्री पैकेज्ड और प्री लेवल्ड है उस पर 5% की जो है उसमें जीएसटी रेट को रखा गया है। और राहत की हम बात करें तो इसके अंदर जो है आपके बच्चों के लिए जो आपके पेंसिल शार्पनर हैं उनकी भी रेट ऑफ टैक्स को 18% से 12% पे किया गया है। और जो ये एनटीए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, नेशनल जी, टेस्टिंग जी। एजेंसी जो जेई या नीट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं, उन पे जो एग्जामिनेशन फ़ी लगती है, उस फ़ी पे जो जीएसटी की हम वसूली करते हैं उसकी भी अनाउंसमेंट की गई है कि उस पे जो है वो जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे एग्जामिनेशन फ़ी में भी जो है कमी आएगी। तो राहत जो है वो अच्छी स्टूडेंट बात है, या हाँ स्टूडेंट्स जी के वर्ग लिए, को जो है या। दी गई है, मेजर राहत जो है दी गई है। हाँ हाँ जी। जी। जीएसटी काउंसिल की हम बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल कैसे काम करती है और कौन-कौन इसमें जो है वो मेंबर्स होते हैं? हाँ जी, जैसे कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जी। तो जो पहले के केंद्र के जो आपके एक्ट्स होते थे उनको केंद्रीय सरकार लागू करती थी, और उसके जो स्टेट के टैक्सेस होते थे उनके ऊपर स्टेट का ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लेकिन जीएसटी लागू करने के बाद संशोधन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आपने देखा है कि जीएसटी स्टेट और सेंटर दोनों पे ही होता है। तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल को जो है उसका गठन किया गया। आर्टिकल 279 ए के तहत जो था जी। इसका सब क्लॉज 1 के तहत जो है इसका वो किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि इसके अंदर एक फोरम होगा, जॉइंट फोरम, जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के जो है उसके अंदर मेंबर्स होंगे। और जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे जो फिनांस मिनिस्टर हैं, माननीय जो हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो उसकी चेयरपर्सन है। और जो राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं और जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अदर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके मेंबर्स होते हैं। जी। हाँ जी, टैक्सेशन के। जी, ये जो अभी 49वीं बैठक हुई है इसी की बात कर लेते हैं कि राज्य के लिए क्या कुछ विशेष मिला है इसमें? जैसे कि आपने सुना होगा कि जीएसटी लागू होने के बाद कंपनसेशन सेस जो है वो राज्यों को दिया जाता था, लेकिन 5 वर्ष के बाद इसको कहा गया कि 5 वर्ष तक ही दिया जाएगा। लेकिन इसकी शेष जो राशि थी वो अभी भी लंबित पड़ी हुई थी। जो लगभग 10% की जो राशि है उसको भी जारी कर दिया गया है। वो लगभग 16,982 करोड़ की जो राशि है वो राज्यों को जून 2023 तक जो है वो प्राप्त हो जाएगी, जिसमें हिमाचल का भी जो हिस्सा है वो 299 करोड़ रुपए का है, वो भी जून 2023 तक जो है वो राज्य को मिल जाएगा। हाँ जी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी को जीएसटी से क्या फ़ायदा है? जैसे कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जी। और कहीं ना कहीं हर एक वर्ग को ही कर की अदायगी करनी पड़ती है। जी, बिल्कुल। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ पे जब जीएसटी आने के बाद जो हिडन टैक्सेस हैं वो कम हुए हैं, जी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कम होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो उसी चेन में जो है और भी कर जो हैं वो कम होंगे, और आम आदमी पे भी जो है कर का बोझ कम हुआ है। उसी प्रकार से टैक्स पेयर्स की हम बात करें तो जो पहले राज्य दूसरे राज्यों में वो कर की अदायगी करते थे उनको उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। जी। तो जो चीज़ें होती थी वो महंगी हो जाती थी। लेकिन अब सीमलेस क्रेडिट है, अगर किसी भी राज्य में कोई भी कर का भुगतान होता है जी। वो सीमलेसली उसी राज्य में जहाँ पे उस वस्तु या सेवा का उपभोग होगा वो वहाँ पे वो आ जाता है। तो क्योंकि क्रेडिट अब अवेलेबल है
और कास्केडिंग इफेक्ट कर पे कर नहीं लगता है, तो आम आदमी, क्योंकि आम आदमी ही कर की अदायगी कर रहा है, और जब क्रेडिट मिल जाएगा तो ये बिल्कुल बात क्लियर है कि वस्तुओं और सेवाओं पे भी जो है कर कम होगा। जी हाँ जी बिल्कुल। CGST, SGST और IGST और UTGST की बात कर लेते हैं कि ये डिफरेंट है सारे, तो ये किस तरह से इसमें कर का प्रावधान होता है? हाँ जी, क्योंकि कर की मैंने आपको बताया कि मुख्यतः 4 दरें हैं, 5%, 12, 18 और 28। तो हर कर जो है उसका आधा हिस्सा वो सेंटर को जाता है, आधा हिस्सा जो है स्टेट को जाता है, क्योंकि GST जो है वो कनकरेंट लिस्ट, जो आपकी शेड्यूल, जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डुअल मॉडल ऑफ GST लागू किया गया है। तो क्योंकि GST के आधा हिस्सा सेंटर का है, आधा हिस्सा स्टेट का है, तो CGST मतलब सेंटर का GST। उसी तरह से स्टेट का जो हिस्सा है उसको स्टेट GST एक्ट बोलते हैं। अगर केंद्रीय प्रशासित प्रदेश का है, अगर आपका चंडीगढ़ है या और कोई पौंडीचेरी है और कोई केंद्र प्रशासित प्रदेश है, वहाँ पे स्टेट ना होकर वो यूटी है, तो उसकी UT GST उसको हम कहते हैं। तो उसका आधा हिस्सा उसकी UT को जाएगा, आधा हिस्सा जो है सेंटर को चला जाता है। लेकिन अगर आपका IGST है, आपके एक्सपोर्ट आइटम्स है या इंपोर्ट की है या इंटरस्टेट है, उसको हम IGST कहते हैं। तो IGST भी उसी स्टेट या उसी राज्य, उसी स्थान को आता है जहाँ पे उसका उपभोग होता है। ये सेटलमेंट के थ्रू जो है इंटीग्रेटेड GST आता है। हाँ जी, ठीक है। जब से GST आया, हम बहुत बार सुनते हैं कि कई लोग फेक पंजीकरण कर लेते हैं इसमें, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है फेक पंजीकरण करना, और इसके ऊपर कैसे आप लोगों की नज़र रहती है कि किसी ने फेक पंजीकरण किया है? पंजीकरण जो है वो पैन आधारित होता है, लेकिन 1 जनवरी 2021 के बाद अब आधार वैलिडेशन भी जो है अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन कई बार हम भी ये देखते हैं और कई बार टैक्स पेयर्स भी हमारे पास अपने पैन के मिसयूज़ के बारे में हमारे पास कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। तो पंजीकरण फेक हो जाता है अगर किसी के भी पैन का मिसयूज़ हुआ है। तो जो भी टैक्स पेयर हैं, करदाता हैं, उनको इसके बारे में सजग रहना चाहिए कि उनके पैन पे किसी और करदाता ने फ्रॉडलेंटली जो है वो पंजीकरण तो नहीं करवा लिया है। और अगर हम विभाग की बात करें तो विभाग भी जो है पैन के मिसयूज़ का पता लगा सकते हैं, सुओमोटो भी स्वतः संज्ञान लेके भी हम पता लगा सकते हैं, या फिर हम जब भी करदाता है हमारे पास कोई कंप्लेंट लेके आते हैं, वो अपने आप भी अपने पोर्टल से अपने पैन के ऊपर ये देख सकते हैं कि मेरे पैन पे एक ही पंजीकरण है या एक से ज़्यादा पंजीकरण तो नहीं है। एक से ज़्यादा पंजीकरण तभी होता है अगर वो उन्होंने उनके अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं। अगर उसी किसी पर्टिकुलर वो पर्सन ले सकता है अगर उसके बिजनेस वर्टिकल्स हैं। लेकिन अगर किसी और ने मिसयूज किया है तो उसका पता वो लगा सकते हैं, उस पे वो बाय डिफॉल्ट जो है 2 नंबर आ जाता है या 3 नंबर आ जाता है, तो वो उसका पता लगा सकते हैं पंजीकरण का फ्रॉडलेंट तो नहीं है। जी मैम, GST में मैम ई-इनवॉइसिंग की बहुत बात होती है, ये ई-इनवॉइसिंग क्या है? ई-इनवॉइस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। जैसे आपके सबसे पहले इसको 1 अक्टूबर 2019 में ये संशोधन लागू किया गया कि अब जो भी बड़े आपके एग्रीगेट टर्नओवर है, 500 करोड़ से ऊपर की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग हो, ताकि IRP जो इनका एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे इनका IRN नंबर जनरेट होता है और वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, और उसका जो है हम सिस्टम से ये पता लगा लेते हैं कि कितने इनवॉइस जारी हुए हैं, ताकि कोई भी टर्नओवर की सप्रेशन तो नहीं हुई है। पैन कार्ड के साथ उनका लिंक रहता है? पैन कार्ड से नहीं, उनका लिंक जो है वो उनका लिंक अपनी इनवॉइसिंग से और जो भी रिटर्न फाइलिंग वो करते हैं उससे उनका लिंक रहता है, और ई-वे बिल से भी उसका लिंक रहता है। हाँ जी, तो जितने भी वो इनवॉइसेस जारी करेंगे, बिल जारी करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिकली जारी करते हैं। IRP नंबर वो हो जाता है और वो इंटीग्रेट हो जाता है उनका नंबर सिस्टम से, और सिस्टम से हमें पता लग जाता है कि कितने इनवॉइसेस उन्होंने जारी किए हैं। हाँ जी। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश पर्यटकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है अपनी तरफ, और बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। होटल्स तो बहुत सारे हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने जो है होम स्टे की बात हम करें तो बहुत सारे होम स्टे खुल गए हैं, तो क्या होम स्टे वाले लोग भी GST की श्रेणी में आते हैं? GST की श्रेणी में हर एक वस्तु और सेवा को देने वाला जो है, जो भी करदाता है या जो भी इसकी सेवा आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है वस्तु और सेवाओं में, वो उसमें आता है। लेकिन सरकार ने एक सीमा थ्रेशोल्ड जो है वो निर्धारित कर रखा है, चाहे कोई होटल के बिजनेस में है, चाहे उन्होंने BNB खोल रखा है, चाहे उन्होंने होम स्टे की स्कीम ले रखी है। होम स्टे जो है हमारे राज्य की स्कीम है, इसके अंदर 6 कमरों तक जो है वो होम स्टे जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन अगर वो उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे है
तो होम स्टे उसमें एग्जम्प्टेड रहेंगे। लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देते हैं तो होम स्टेज को भी पंजीकरण लेना पड़ता है और उनको जो है कर की अदायगी करनी पड़ती है। अगर उनके कमरे जो हैं 1000 से नीचे हैं तो 5% पे, और 1000 से ऊपर हैं अगर वो पंजीकरण ले लेते हैं तो 1000 से ऊपर के कमरों में 12% की जीएसटी की कर की अदायगी करनी पड़ती है। जी, हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं क्योंकि हेल्थ सेक्टर भी आम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो हेल्थ सेक्टर में किस तरह से जीएसटी पे करना होता है? जहाँ तक हेल्थ सर्विसेज की बात है, जी, जो जी, गवर्नमेंट डॉक्टर्स। अपने जो भी सरकार है अपने नागरिकों को जो हेल्थ सर्विसेज देती है उसको एग्जाम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। जी। जैसे मैंने एजुकेशन की बात की जी। थी। लेकिन अगर कोई एग्जाम्प्ट और जीरो कैटेगरी ये सेम एक ही बात है, हाँ जी, एग्जाम्प्ट मतलब उसको छूट दी गई है दी गई, क्योंकि वो अपने नागरिकों की डेवलपमेंट, उनके बेनिफिट के लिए बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, जैसे अपने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सर्विसेज हैं, वैसे ही हेल्थ सर्विसेज, तो इनको जो है जीएसटी के प्रावधान से बाहर रखा गया। लेकिन अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे दवाइयाँ भी वो मरीजों को देते हैं, या किसी ने अपना हॉस्पिटल खोल रखा है जहाँ पे दवाइयाँ भी है, तो वो सर्विसेज वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों का जो है वो टर्नओवर देखा जाएगा। और 20 लाख से ऊपर अगर कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर है जो कि दवाई भी दे रहे हैं साथ में, तो उनको जीएसटी के प्रावधान में आना पड़ेगा, उनको पंजीकरण भी करवाना पड़ेगा और जीएसटी की अदायगी भी करनी पड़ेगी। जी मैम, एडवोकेट्स की अगर हम बात करें तो एडवोकेट्स को भी क्या जीएसटी पे करना पड़ता है, या फिर हम उनकी सर्विसेज जैसे लेते हैं, कोई इंसान उनकी सर्विसेज लेता है, या फिर उनको पे करना पड़ता है जीएसटी? जो एडवोकेट्स हैं या जीटीए जो सर्विसेज आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ये आरसीएम की कैटेगरी में आते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी उनसे जो भी सेवाएं लेगा वो उनके बिहाफ पे, मतलब वो जो आउटवर्ड सप्लाई वो एडवोकेट ने दी या किसी भी वकील ने दी, तो जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इस प्रकार की सेवा लेगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसके कर का भुगतान करेगा। जी मैम, हाल ही में मैम जो ये बैठक हुई है 49वीं बैठक, इस पर ही विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि इसमें और किस तरह के लोगों को, जैसे आम लोगों के लिए क्या राहत दी गई है? आम लोगों की, जैसे मैंने स्टूडेंट्स की बात की, स्टूडेंट्स उनकी तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है अगर उस पे जीएसटी नहीं लगेगा तो उनको मतलब जो है वो राहत है। उसके अलावा आपके जैगरी वाले हैं उनको भी उन्होंने, छोटे व्यापारियों के लिए क्या कुछ? छोटे व्यापारियों के लिए जो है एमनेस्टी स्कीम उन्होंने लागू की है। एमनेस्टी स्कीम का मतलब है कि जैसे मान लो कि उन्होंने कोई पिछली अपनी विवरणियाँ नहीं भरी है, जी, चाहे वो उनकी मासिक विवरणियाँ थी, चाहे उनकी क्वार्टरली विवरणियाँ थी, त्रैमासिक, या उनकी जो थी वो एनुअल विवरणियाँ थी, जीएसटीआर 9 अगर हम नॉर्मल टैक्स पेयर की बात करते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाले हैं उनकी जीएसटीआर 4 अगर उन्होंने नहीं भरी है पिछली, या कोई भी कैंसिलेशन हो जाती है उनको जीएसटीआर 10 भरनी पड़ती है फाइनल रिटर्न। तो ऐसे करदाता जिन्होंने अपनी प्रीवियस या पहले की कोई भी विवरणियाँ नहीं भरी हैं उनको भी एमनेस्टी स्कीम के प्रावधान में लाया गया है। उनको जो है वो छूट दी गई है कि आपको पेनल्टी या लेट फी नहीं लगेगी, आप इस प्रावधान में आइए और आप अपनी पिछली सारी रिटर्नें भर लें। उसके साथ साथ लेट फी के अंदर भी जो है वो राहत दी गई है। पहले प्रतिदिन जो है 200 रुपया प्रतिदिन जो था, अगर एनुअल रिटर्न नहीं भरी है तो उसकी उनको जो है लेट फी का अदायगी करनी पड़ती थी, और मैक्सिमम उनको 0.5% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर जो है उसकी अदायगी करनी पड़ती थी। लेकिन अब इसके अंदर अगर वो 5 करोड़ तक के टैक्स पेयर्स हैं तो उनको जो है सिर्फ 50 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा। 5 करोड़ से 20 करोड़ तक अगर हैं तो उनको 100 रुपये प्रतिदिन लेट फी लगेगी। लेकिन अगर 20 करोड़ से ऊपर की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर वाले हैं तो उनको जो है वो 200 रुपये ही प्रतिदिन की लेट फी की अदायगी करनी पड़ेगी। तो ये लेट फी के अंदर भी जो है उसके अंदर, उसके साथ साथ एक जो है आपके सेक्शन 62 बोलते हैं, उसके अंदर भी जो है जो एक असेसमेंट होती है उसका भी पीरियड था कि 30 दिन के भीतर जो था वो डीम विड्रॉ हो जाता। इस पीरियड को भी 30 दिन से बढ़ा के जो है वो 60 दिन तक करने का प्रावधान की अभी अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है। हाँ जी, बात कर लेते हैं कि जीएसटी की, कि इसने हमारे भारत देश के विकास पर कितना प्रभाव डाला है? हाँ जी, क्योंकि ये एक गुड और सिंपल टैक्स है, जी, सरल और सुगम है, और आए दिन इसके अंदर बहुत सारी संशोधन हो रहे हैं इसको सरल बनाने के लिए। तो सरल और सुगम है और ट्रांसपेरेंट भी है। कास्केडिंग इफेक्ट को कम किया गया है, कर के ऊपर कर नहीं लगाया गया है, और आपको बहुत सारी विंडोज में अब नहीं जाना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। मेक इन इंडिया को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कहा गया है। और आपके इसके अंदर इतने सारे प्रावधान हैं कि ताकि जो छोटे करदाता हैं उनको भी सरलता से इसमें काम कर सकें। 1.5 करोड़ तक के जो आपके करदाता हैं उनके लिए भी सरकार ने स्कीम लॉन्च की है। 5 करोड़ तक के लिए QRMP स्कीम लागू की गई है ताकि कंप्लाइंसेस कम हो। उसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि कर की प्रणाली में
कम से कम उनके कंप्लाइंसेस हों। और बहुत सारी ऐसे जो है अधिसूचनाएं जारी की गई हैं ताकि लोगों को और ज़्यादा इसके अंदर मोटिवेट किया जाए और काम कर सकें। अभी हाल ही में जैसे अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है अपने बड़े सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है इसके अंदर एनरोल किया ताकि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च कर सकें। जी मैम, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जीएसटी जो है सभी अप्रत्यक्ष करों की, भारत के अप्रत्यक्ष करों की रीढ़ है। और आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।